नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देखते हैं। हाथरस मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं और कई साजिशों के ब्लूप्रिंट बाहर आ रहे हैं। आज हम हाथरस का होश उड़ा देने वाला सच आपको दिखाएंगे। आज आपके सामने 100 करोड़ रुपए में हाथरस में अशांति की बोली लगाने वालों का कच्चा चिट्ठा खुलेगा। पीएफआई के दंगाइयों की टोली किस तरह विदेशी फंडिंग से यूपी में आग लगाने की साजिश कर रही थी। दंगों में निर्मल आनंद ढूंढने वाले और हिंसा में रस लेने वाले ये लोग कौन है, पूरा सिस्टम अब इसका पता लगाने में जुटा हुआ। पहले दिल्ली के दंगे, फिर बेंगलुरु में बवाल और अब हाथरस में साजिश। बार बार पीएफआई का नाम सामने आता है, इसलिए आज पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की हाथरस वाली चाल को समझना जरूरी है। हम आपको हाथरस से आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे और इस केस में कॉल रिकॉर्ड डिटेल सामने आने के बाद उठे सवालों का विश्लेषण भी करेंगे। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि धरना प्रदर्शन का शाहीन बाग मॉडल देश में नहीं चल पाएगा। विरोध प्रदर्शन के लिए शाहीन बाग जैसी सार्वजनिक जगहों का घेराव बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यह देश की सबसे बड़ी अदालत की गंभीर टिप्पणी है। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। और आज RAF यानी रैपिड एक्शन फोर्स का स्थापना दिवस है। ये जवान देश के अमन के पहरेदार हैं। ये नीली वर्दी वाले रखवाले हैं। आज हमने खास तौर पर इन जवानों से आपकी मुलाकात करवाने का इंतजाम किया है। और मध्य प्रदेश के सतना से कुछ मार्मिक तस्वीरें आई हैं। कश्मीर में आतंकी हमले के दौरान देश के लिए अपने प्राण देने वाले CRPF के अमर बलिदानी धीरेन्द्र त्रिपाठी को उनके गांव में अंतिम विदाई दी गई। इन तस्वीरों में राष्ट्र का दर्द है और राष्ट्रीय स्वाभिमान भी। विश्लेषण की शुरुआत हाथरस को लेकर बनाए गए षड्यंत्र की खबर से करते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार अलर्ट ना होती तो आज हाथरस जल रहा होता। जाति के नाम पर दंगा करने का पूरा प्लान बन चुका था। विदेशों से करोड़ों रुपए की फंडिंग हो रही थी, यानी एक पूरी इंटरनेशनल साजिश तैयार की जा चुकी थी। और यह सब देश में बैठे कुछ ऐसे संगठन कर रहे थे जो पहले से ही अपने हिंसक चरित्र के लिए बदनाम है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 4 सदस्य पकड़े जा चुके हैं। हिंसा के लिए विदेशों से करोड़ों रुपए लेने के मामले में सुरक्षा एजेंसियां इस संगठन के वाइस प्रेसिडेंट की तलाश भी कर रही हैं। पहले दिल्ली में दंगे करवाए, फिर बेंगलुरु में बवाल किया, विदेशी फंडिंग से देश में आग, 100 करोड़ में हाथरस की बोली, पीएफआई के दंगाइयों की टोली। किसी की साजिश को सफल नहीं होने देंगे। किसी गरीब के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। ये सभी षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे और बेनकाब होने के अलावा कानूनन कार्रवाई भी सख्ती के साथ ऐसे तत्वों के साथ हम लोग करेंगे। मुजफ्फरनगर का अतीकुर रहमान, बहराइच का मसूद अहमद, यूपी के रामपुर का आलम और केरल के मल्लपुरम का सिद्दीकी कप्पन। 2 दिन पहले ये चारों मथुरा से पकड़े गए। इन चारों के पीएफआई से संबंध बताए गए। पीएफआई की जांच बढ़ी तो सबके होश उड़ गए। हाथरस को जलाने की एक बड़ी साजिश थी। विदेशी पैसे से हाथरस की बोली लग चुकी थी। सरकारी सूत्रों ने आज ये जानकारी दी कि पीएफआई को इस मामले में 50 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है और ये सब मॉरिशस के रास्ते उन तक पहुंचा है। यही नहीं, अब तक हाथरस के बहाने पीएफआई और उस जैसी दूसरी संगठनों को तकरीबन 100 करोड़ की फंडिंग की जा चुकी है। 100 करोड़ की कुल फंडिंग, अकेले मॉरिशस से 50 करोड़ रुपए। इतनी रकम का करना क्या था? प्लान बहुत खतरनाक बना था। हाथरस में न्याय दिलाने की आड़ में माहौल बिगाड़ना था। हाथरस केस के बहाने जातीय संघर्ष का बारूद सुलगाना था। लोगों को भड़काकर जातियों के टकराव को बड़ा करना था। जातियों के टकराव को बढ़ाकर हाथरस में दंगे करवाने थे। हाथरस में जातीय हिंसा होती तो पश्चिमी यूपी, फिर पूरा यूपी चपेट में आता। फिर वही दिखता जो दिल्ली में दिखा था, जो बेंगलुरु में दिखा था। फिर वही दिखता जो CAA प्रोटेस्ट के नाम पर यूपी में भी दिखा था। इन सभी मामलों में पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों का नाम था। हाथरस में भी उसी का नाम आया था। यूपी सरकार को पहले दिन से ही संदेह था। हाथरस का माहौल बिगाड़ा जा रहा है।
इससे पहले यूपी सरकार ने कहा कि तमाम ऐसी वेबसाइट्स बनाई गई थी जिसमें ये भड़काऊ बयान पोस्ट किए गए जिससे कि लोगों के बीच में अस्थिरता पैदा हो, धार्मिक उन्माद हो और आपस का जो भाईचारा है वो डिस्टर्ब हो। हाथरस में हिंसा का प्लान बन चुका था। साजिश के सबूत पहले ही आ चुके हैं। डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया से तैयारी हो चुकी थी। जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम जैसी वेबसाइट बनाई गई थी। वेबसाइट पर फर्जी आईडी से लोगों को जोड़ा गया था। इसमें बताया गया था कि दंगे कैसे करें और फिर कैसे बचें, प्रदर्शन के वक्त क्या पहने, कब, किधर और कैसे वहां से भागें, लाठीचार्ज हो तो क्या करें, अपनी पहचान को कैसे छुपाएं। कानूनी उपायों की जानकारी भी वेबसाइट पर दी गई थी। इसी से शक हुआ कि हाथरस में हिंसा का बड़ा प्लान है और इस प्लान के पीछे संगठित लोग शामिल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने उसी वक्त चेतावनी दे दी थी। आपने इन चेहरों को देखा होगा जिन्होंने सीएए के खिलाफ आंदोलन के नाम पर हिंसा करने का प्रयास किया था, जिन्होंने प्रदेश के अंदर विभिन्न स्तर पर अराजकता पैदा करने का प्रयास किया था। और आपने देखा होगा सरकार ने न केवल उनको बेनकाब किया बल्कि ऐसे तत्वों से सख्ती से निपटने का कार्य भी किया। हाथरस की साजिश का संदेह तब हुआ जब बड़े पैमाने पर हाथरस के नाम पर दुष्प्रचार होने लगा। हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के नाम पर भावनाएं भड़काई जाने लगी और इसमें नेता भी जुड़ गए। छोटे से गांव की कहानी अगर बाहर तक पहुंचती है तो ये दर्द देती है। फंडिंग के बारे में भी खुलासा हो रहा है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसमें काफी लोग हैं यहाँ से, लेकिन ये विदेश तक का कांटेक्ट लग रहा है। इसमें शक था आप लोगों को शुरू से? हाँ बिल्कुल सकता, क्योंकि शुरू से ये ऐसा लग रहा था कि फंडिंग हो रही है, दंगे करवाना चाह रहे हैं यहाँ जातिवाद के ऊपर। जो राजनीतिक पार्टी आ रही है वो इसीलिए आ रही है कि यहाँ दंगे हों। शक था शुरू से? बिल्कुल मैम शक था। और दूसरी बात है, छोटी सी डिस्ट्रिक्ट में 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग हुई है यहाँ। पीएफआई का पहला ही नहीं है उत्तर प्रदेश में। 120 करोड़ की फंडिंग पहले भी सीएए के विरोध में हुई थी। अब यूपी सरकार के दावों के मुताबिक हाथरस में हिंसा फैलाने का पीएफआई का प्लान था और ईडी की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक पीएफआई को बाहर के देशों से करोड़ों रुपयों की फंडिंग हुई थी। हाथरस के केस में पीएफआई से जुड़े 4 लोग पकड़े जा चुके हैं। इन्हें आज 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। यूपी सरकार के एक्शन से पीएफआई बौखला गई है। Now the UP government is coming up with all cooked up conspiracy theories and trying to link Popular Front of India. This is not the first time they have tried to link Popular Front, but even previously they have done, and they have failed miserably in the court. So Popular Front of India strongly condemns this attempt, and again the UP government says that there is an attempt to defame Yogi and the UP government. So I would like to say there is nothing left to defame. The entire world knows that there is no need to defame the government because they have been ashamed. They have been ashamed all over the world. लेकिन पीएफआई पर सवाल इसलिए भी है क्योंकि बार बार हिंसा के मामलों में इसी संगठन का नाम आता है और इसे बैन करने की मांग उठती है। हाथरस से श्वेता सिंह और लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, आज तक। हम आपको पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के बारे में भी बता देते हैं। पीएफआई मूल रूप से केरल का संगठन है, लेकिन अब यह देश के 23 राज्यों में अपनी पैठ बना चुका है। इसकी शुरुआत 1993 में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट के नाम से हुई थी। 2006 में इसका नाम पीएफआई हो गया। इस संगठन का गठन इस नाम पर किया गया था कि यह मुस्लिमों को प्रताड़ित करने वालों से युद्ध करेगा। इस्लाम के नाम पर बना यह संगठन अपने लड़ाके तैयार करता रहा है, उन्हें हथियारों की भी ट्रेनिंग देता रहा है। कई बार एनआईए इनके ट्रेनिंग कैंप्स पर छापे मार चुकी है और इसके कई सदस्य गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। पीएफआई खुद दावा करता है कि केरल में उसके करीब 3 लाख समर्थक और 25,000 सदस्य हैं। पीएफआई पर आरोप है कि उससे जुड़े सदस्यों ने केरल में कम से कम 30 हाई प्रोफाइल राजनीतिक हत्याएं की। इसके बावजूद कोई भी सरकार अब तक पीएफआई को हाथ नहीं लगा सकी और उस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकी। 2009 में पीएफआई ने एसडीपीआई के नाम से राजनीतिक पार्टी भी बनाई जो दक्षिण भारत के राज्यों में चुनाव लड़ती है। पीएफआई का महिला संगठन नेशनल विमेन फ्रंट और छात्र संगठन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, यानी मुस्लिम कट्टरपंथियों में घुसपैठ से लेकर कैंपस के अंदर अपनी विचारधारा को फैलाने तक में पीएफआई बहुत एक्टिव है। पहले पीएफआई का हिंसक चरित्र केरल में दिखता था, लेकिन जैसे जैसे देश के अन्य राज्यों में इसकी घुसपैठ होती गई, पूरे देश को इसका हिंसक चरित्र दिखाई पड़ने लगा। खासतौर पर पिछले कुछ वर्षों में पीएफआई की करतूतें सबने देखी हैं। ये पहली बार नहीं हुआ जब पीएफआई पर आरोप लगे हैं। लोगों को भड़काने,
माहौल बिगाड़ने, हिंसा फैलाने में इस संगठन का नाम आता रहा है। यूपी में तो पहले भी पीएफआई की करतूतें सामने आ चुकी हैं। पिछले साल सीएए के नाम पर यूपी में हिंसा फैलाई गई थी। इसी में पता चला था कि यूपी में पीएफआई का नेटवर्क कितना बड़ा है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक यूपी के कई जिलों में पीएफआई के सदस्य बहुत सक्रिय हैं और पिछले 2 सालों से पीएफआई ने उत्तर प्रदेश में काफी पैठ बनाई है। इसलिए अगर हाथरस में पीएफआई का नाम आया है तो यह हैरान नहीं करता। जो 4 लोग हाथरस की साजिश में पकड़े गए हैं वो पीएफआई से जुड़े हुए हैं और इसी से हाथरस की साजिश में भी पीएफआई का कनेक्शन सामने आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि पीएफआई को ऐसी गतिविधियों की छूट अब तक क्यों है? क्यों इसे तत्काल बैन नहीं किया जाता, जबकि बार बार इस संगठन का नाम आता है? पीएफआई पर बैन करेगी आपकी सरकार? करेगी? मैं कहूंगा बिल्कुल, क्यों नहीं करेगी। आतंकवादी गतिविधियों में अगर लिप्त रहेंगे और कार्य उस पर चल रहा है तो अभी ऐसी का कार्रवाई करेगी कि इनके जन्म जन्म तक पता रहेगा आपने बता कि दिया, अगर गलत गतिविधियां करोगे तो क्या हाल करेगा। अगस्त में बेंगलुरु के एक इलाके में पुलिस थानों में हिंसा हुई जिसमें पीएफआई के राजनीतिक संगठन एसडीपीआई के नेता का नाम सामने आया था। फरवरी में दिल्ली में दंगे हुए जिसमें 53 लोगों की जान चली गई। इन दंगों की फंडिंग से लेकर प्लानिंग तक में पीएफआई का रोल दिल्ली पुलिस बता चुकी है। केरल में कई राजनीतिक हमलों में पीएफआई से जुड़े सदस्यों के नाम सामने आ चुके हैं। फिर चाहे 2013 में एबीवीपी के एक नेता की हत्या का मामला हो या 2015 में एक कॉलेज प्रोफेसर का हाथ काटने का मामला, पीएफआई की जड़ें केरल में हैं और ये मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन के तौर पर बदनाम है। पीएफआई से जुड़े कई सदस्य आईएसआईएस जैसे खतरनाक आतंकी संगठनों में शामिल हो चुके हैं और इराक, सीरिया, अफगानिस्तान जैसी जगहों में आईएस के लिए लड़ते हुए मारे भी गए। केरल के 127 से ज्यादा मुस्लिम युवा पीएफआई से ब्रेन वॉश होकर आईएसआईएस में शामिल हो चुके हैं। पीएफआई से जुड़े सदस्यों की हिंसक गतिविधियों की वजह से खुद केरल में इसे बैन करने की मांग हुई थी। यूपी, कर्नाटक, झारखंड जैसे राज्य भी पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की मांग केंद्रीय गृह मंत्रालय से कर चुके हैं। पीएफआई के रोल को सीए में भी देखा, यहां भी देखा, तो प्रमाद किस बात का है? सिमी को बैन करने में 5 साल लग गए थे, इंडियन मुजाहिद को बैन करने में 3 साल लग गए थे, लेकिन तब दिशा और दशा अलग थी। आज बिल्कुल हम टिंडर बॉक्स पे बैठे हैं। कोई भी डिले अगर होगा वो राष्ट्र हित में नहीं होगा। उम्मीद करता हूं कि एक टास्क फोर्स बना करके श्वेत पत्र तैयार करके बैन करने में कम से कम 30 दिन के अंदर बैन जरूर करा दें। अब जब देश में हिंसा फैलाने की साजिश के तमाम मामलों में पीएफआई का कनेक्शन दिख रहा है तो कोई वजह नहीं कि इस संगठन पर प्रतिबंध में देरी हो। आज तक ब्यूरो। हाथरस में दंगों की साजिश बेनकाब हो चुकी है। कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे इसका पता लगाया जाना बाकी है। इस साजिश पर यूपी पुलिस कई मामले दर्ज कर चुकी है। यह भी पता लगाया जाना चाहिए कि इसमें राजनीतिक पार्टियों का रोल क्या है। लेकिन इसके बीच हमें हाथरस के लोगों को नहीं भूलना चाहिए। हाथरस की आवाज पूरा देश लगातार आज तक पर सुन रहा है। हाथरस में हम लगातार मौजूद हैं। गांव जो अलग अलग हैं, वो अलग अलग पहलू, अलग अलग पक्ष, हर आवाज आप तक पहुंचा रहे हैं। इस समय गांव की सारी महिलाएं हमारे साथ हैं। जो कुछ चल रहा है यहां पर, उसमें आप लोग को न्याय चाहिए। एक लड़की की जान तो गई है, अब आप लोग क्या चाह रही हैं? मतलब ऐसा है कि सभी जाति की बच्ची अपनी बच्चियों के बराबर है और हकीकत ये निकल के आनी चाहिए कि ये कैसे बच्ची खत्म हुई है और हमें न्याय चाहिए। निर्दोष आदमियों को बरा किया जाए। मतलब अगर निर्दोष हैं तो उनको छोड़ना चाहिए। यहाँ पर कैसा रिश्ता रहता है? सब आते जाते हैं, उठते बैठते? बहुत अच्छा संपर्क रहता है यहाँ पर बच्चों को। जैसे हमारी बच्ची है, जैसे वो भी बच्ची है। बच्चों में समाज में एक ही तरह बोलना चाहिए। और देखो ऐसा है कि हमारे बच्चे भी वो भी हमारे बच्चे हैं, उनको जरूर न्याय मिलना चाहिए। है जांच जरूरी है इसमें? जरूरी है जांच, जरूरी है जांच। जिसने किया उसको जांच मिले, सजा, और जो निर्दोष है उसे छोड़ दिया जाए। तो ये बच्चे भी तो पढ़ते होंगे, तो सब जाति सब धर्म के पढ़ते होंगे? सब, कोई भेदभाव नहीं है, सब एक ही है, कोई भेदभाव नहीं है। उस दिन रात में जैसे कि लड़की का बॉडी जला दिया, लड़की के घर वालों को नहीं बताया, ये सही था आपके हिसाब से? नहीं, इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा? नहीं हुआ था जैसे अब हुआ है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। हाँ। आप शादी करके कब आई यहाँ पे? मुझे 5 साल हो गए। 5 साल हो गए।
5 साल में आपने यहाँ पर ऐसा कुछ कभी नहीं, मैंने कभी नहीं देखा यहाँ पे। आपने कभी ऐसा कि कुछ जातीय नहीं, कभी नहीं देखा ऐसा यहाँ पे। सीबीआई की जांच की बात हो रही है या फिर उस सच वाला जो वो होता है नार्को टेस्ट होता है, उसके लिए सब तैयार हैं? किसी को तैयार होना चाहिए, उन्हें सबके लिए इंसाफ तो मिलना चाहिए ना। तो आपको लग रहा है कि लड़की के परिवार वालों को भी करवाना चाहिए? सबको करना चाहिए ना, लड़के के परिवार को भी करवाना चाहिए, लड़के को भी परिवार को भी करना चाहिए। इस मामले में ये बताइए कि इस मामले में शुरू से तो एफआईआर हो गया था, हाँ, पहले से मामला दर्ज हो गया था। आपको लगता है कि पुलिस सबके साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? नहीं, पुलिस ने तो बहुत साथ दिया। पुलिस ने साथ देती तो बहुत बड़ा दंगा हो जाता है। ऐसा लग रहा है कि बाहर के लोग कर रहे हैं ऐसा? बाहर के लोग कर रहे हैं, सभी जो नेता लोग आते हैं बाहर से वही यहाँ दंगा मचा रहे हैं। नहीं, कभी ऐसा कभी हुआ नहीं। इतने दिनों से 60 साल 65 साल की हो गई, अब तक मैंने ऐसा कुछ सुना ही नहीं। जैसे जैसे ये सामने आता है कि मॉरिशस से फंडिंग आई, किसी दूसरे देश से आई, पीएफआई का नाम सामने आता है और गिरफ्तारियां होती हैं, तो इनका विश्वास पक्का होता है। आज 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया। अब कहा गया एसआईटी अभी नहीं सौंपेगी सीएम को, बल्कि 10 दिन और, क्योंकि इस मामले में पेच बहुत सारे हैं। बिल्कुल, बहुत सारे पेच हैं, कई एंगलों से जांच हो रही है और जल्दी ही सच सामने आएगा। हम तो ये पहले से ही कह रहे हैं कि यहाँ कुछ लोगों द्वारा साजिश की गई है। और जो अभी बता रहे 10 दिन या 20 दिन, जितना भी टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं हमको, बतौर जांच ढंग से हो जाए। अभी जैसे 10 दिन बढ़ा दें तो करो, सीबीआई जितनी जल्दी हो सके वो करे। मैम, न्याय सबसे मेन मोटिव है कि न्याय मिलना चाहिए। एक निर्दोष फंसने से अच्छा है 10 गुनहगार छूट जाए, कोई इशू नहीं है, लेकिन एक निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। और जांच सीबीआई की होगी, चाहे कोई भी किसी के साथ भी खड़ा हो, सीबीआई अपनी निष्पक्ष जांच करेगा। उसके बाद जो रिजल्ट आएंगे वो सबको मानने पड़ेंगे। और यही उम्मीद गांव में हर एक व्यक्ति की है जो लगातार इतने दिनों से न्याय की लड़ाई में लगे हुए हैं, जो आज खुलासे हुए हैं एक के बाद एक जो हो रहे हैं। अब चाहे बाहर से फंडिंग की हो जाए या फिर कॉल रिकॉर्ड्स के जो डिटेल्स हैं वो हो। कॉल डिटेल्स के बारे में भी खुलासा हो रहा है धीरे धीरे, और जो भी है फंडिंग के बारे में भी खुलासा हो रहा है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसमें काफ़ी लोग हैं। अब ये इसको ना एक राजनीतिक मुद्दा बना के यहाँ पे उपद्रव करवाना चाहते हैं ताकि ये जांच वगैरह ठीक से हो नहीं पाए, और ये जो लोग हैं लग रहा है जांच में बाधा के लिए। बिल्कुल, जैसे ये चाहते हैं जल्दी से जल्दी फैसला हो और उसके बाद में ये कह देंगे कि साहब जांच सही से नहीं हुई है, एलिगेशन लगाएंगे जांच एजेंसियों पे। तो ये षड्यंत्र के थ्रू तो पहले से ही हो रहा है, चाहे वो कांग्रेस का स्वराज जीवन हो, चाहे दलित भीम आर्मी का वो चंद्रशेखर रावण हो। दंगा फैलाने की साजिश, ये तो मतलब ऐसा है, हमारे यहाँ किसी तरह कोई माहौल में कोई वो नहीं। जब झगड़ा हुआ है तो लड़की की रिपोर्ट ली है, सब काम हुआ है, लेकिन ये नेताओं के द्वारा कि जिसमें बवाल बनाया जाए। हमारे समाज ने जैसे ये दंगा हुआ है, बच्चों की बात हुई है तो बच्चे भी हाजिर हुए हैं तुरंत। हाथरस में अगर एक बेटी की जान गई है तो उसे सब मानते हैं कि पूरा गांव, दरअसल गांव की परंपरा, गांव के संस्कार ऐसे होते हैं कि पड़ोसी की बेटी भी अपनी बेटी होती है, बहनों को बहन की नजर से देखा जाता है। तो वो चाहते हैं कि अगर एक लड़की है तो उसके साथ इंसाफ होना चाहिए, और उसके अगर आरोपी पकड़े जाते हैं, उन्हें सजा होती है, तो हाथरस को खुद ब खुद इंसाफ मिल ही जाएगा। हाथरस केस की जांच अब जैसे जैसे तेज हो रही है वैसे वैसे नए ट्विस्ट भी आने लगे। मामले की जांच कर रही एसआईटी की टीम ने दावा किया कि पीड़ित लड़की के भाई के मोबाइल नंबर और मुख्य आरोपी संदीप के बीच लगातार फोन पर बात होती थी। यह दावा कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच के आधार पर किया गया। अब पुलिस पीड़िता के भाई से जवाब मांगने की तैयारी कर रही है, लेकिन पीड़ित परिवार आरोप लगा रहा है कि यह सब उन्हें फंसाने की साजिश है। ये सिर्फ कॉल डिटेल्स नहीं है, बल्कि हाथरस केस की जांच में नया मोड़ लाने वाला सबूत है, जो बताता है कि मुख्य आरोपी संदीप के फोन और पीड़िता के भाई के फोन पर अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 तक 104 बार कॉल हुई। पूरा कॉल ड्यूरेशन करीब 5 घंटे का है, जबकि दोनों के घर की दूरी सिर्फ 200 मीटर है। 62 बार आरोपी संदीप ने और 42 बार पीड़िता के भाई के मोबाइल फोन से एक दूसरे को कॉल की गई। लेकिन पीड़िता के भाई का कहना है कि उसने कभी आरोपी संदीप से बात नहीं की। इतने मैं तो क्यों करूंगा उससे, मैं क्यों करूंगा, वो कौन लगता है हमारा सो करूंगा मैं उससे। ये हमारे को जात का नहीं है, बात का नहीं, ये बता हम क्यों करेंगे उससे। हमारा कोई उससे कोई पहले से कोई वो है नहीं, रिलेटिव तो है नहीं हमारा जो उससे बात करेंगे। लेकिन ये तो कॉल डिटेल है ना, तो उसमें तो कहीं सच्चाई है, तभी तो वो आ रहा है सब कुछ निकल के। कॉल जो रिकॉर्डिंग हो, अगर रिकॉर्डिंग हो तो वो सुना भी सकते हैं, उससे हमें पता पड़ेगा हाँ कोई बात पर। हमारी जो बात है वो हमसे बात उसकी हुई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हुई। तो अब अगर ये कॉल रिकॉर्ड सही है तो सवाल ये है कि पीड़िता के परिवार में वो कौन है जो आरोपी संदीप के संपर्क में था।
और वो कौन सी वजह है जो मार्च के बाद दोनों के बीच बातचीत होनी बिल्कुल बंद हो गई। एसआईटी सूत्रों का कहना है कि पीड़िता के भाई का फोन उसकी पत्नी इस्तेमाल करती थी। सीडीआर में दोनों फोन नंबर्स के बीच करीब 60 कॉल रात के समय हुई। ज्यादातर कॉल चंदपा क्षेत्र से ही की गई हैं, जो पीड़िता के गांव से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है। पीड़िता का भाई ये तो मान रहा है कि मोबाइल फोन नंबर उसी के नाम है, लेकिन ये नहीं मान रहा है कि उसके परिवार में किसी ने आरोपी संदीप से कभी कोई बात की। जो कॉल डिटेल निकल के आई 104 कॉल, आपका फोन था? किसका फोन था? जी घर पे घर का फोन है, वो घर का फोन है, करीब 18-20 साल पुराना नंबर है वो हमारा। पर जो बात बता रहे हैं कि आपकी बात होती रहती है, ये भी गलत बात है बिल्कुल। जो नंबर है वो तो हमारा है, ये तो हम कह रहे हैं, पर जो आप बता रहे हैं कि प्रेम संग है, ये ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठा आरोप है, ये झूठा आरोप। लेकिन जांच होगी तो तमाम चीजें हैं, जांच चल रही है, आप पर सवाल भी उठ रहे हैं, तो आपको लगता है क्या कि उसको लेकर के आपको भी जवाब देना पड़ेगा? हाँ, जवाब तैयार है? जवाब तो हम देंगे, जो भी हमें पता है, जितना हम सब कुछ बताएंगे आपको, बता ही रहे हैं हम लोग आपको सच, जो भी सच है। कॉल डिटेल सामने आने के बाद पीड़िता के परिवार की मंशा पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि उनकी बेटी कभी भी आरोपी संदीप के संपर्क में नहीं थी, लेकिन वो ये नहीं बता पा रहा कि वो नहीं थी तो फिर कौन था। ये जो सब गलत बात है, ये जो कि यहाँ से जो फोन हमारे ये घर पे रहता है, फोन आता है कब जाता है ये तो हमें पता नहीं है, ऐसा क्यों फंसा जा रहा है। 104 बार कॉल और कौन इतने देर 22 मिनट बात करेगा, क्योंकि वो लड़की हमारे घर की निगरानी में रहती थी, हमें कोई इसको कोई डाउट नहीं था किसी चीज़ से, तो हम ऐसे उसको ऐसा कैसे समझ सकते हैं वो किसी और से बात कर सकते हैं। कॉल डिटेल सामने आने के बाद हाथरस केस में अब एक नई थ्योरी ने जन्म ले लिया है। पीड़ित परिवार और आरोपी के परिवार के बीच पुरानी रंजिश थी। मुख्य आरोपी संदीप के पिता पर पीड़िता के परिवार ने SC/ST एक्ट के तहत FIR करवाई थी। गांव के स्थानीय निवासियों का एक वर्ग कह रहा है कि आरोपी नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं, तो पीड़ित परिवार तैयार क्यों नहीं है। जो जांच कराने वो करा लें, वो सबके लिए तैयार है। नार्को कराएंगे नार्को करा लें, CBI कराएंगे CBI करा लें, जांच और कोई हो तो बढ़ के वह कराएंगे वह कराएं। बेटा हमें कोई जा बात की हमें जानकारी ना पड़ी, मालूम हमें ना पड़ी। उनके घर वालों ने बताया कि नंबर उन्हीं का है जिस फोन पर बातचीत होती थी, जो परिवार वाले ने जी। तो ठीक है, उन्हें मालूम होगी, तो फिर उनके घर लड़का का नंबर आया कैसे, जब तेरी लड़की की साजिश होगी। कॉल डिटेल्स ने हाथरस कांड में नया ट्विस्ट ला दिया है, जिसके बाद अब पीड़ित परिवार पर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोपी संदीप के वकील AP सिंह ने तो पीड़िता के कत्ल का इल्जाम उसी के भाई पर लगा दिया है। जब पहली FIR अंडर सेक्शन 307 की रजिस्टर्ड हुई इस केस में, और मां का बयान सबके सामने सबसे पहले आया, जब मां का बयान आया, मां साथ थी, विक्टिम के पीड़िता के साथ थी, उसका भाई भी, लड़का भी जो था संदीप वो था, उसके साथ मारपीट हुई, बहन और भाई की मारपीट हुई, इसलिए हुई क्योंकि उसे उनके अफेयर के बारे में पता चला। हाथरस केस की जांच में एक के बाद एक जो नए ट्विस्ट आ रहे हैं, उनसे एक बात तो साफ है कि ये केस इतना सीधा और सरल नहीं है जितना शुरुआत में लग रहा था। हाथरस से श्वेता सिंह और दिल्ली से पूनम शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। लोकतंत्र में किसी नागरिक के अधिकारों की सीमा वहां पर जाकर समाप्त हो जाती है जहां से दूसरे नागरिकों के अधिकारों में अतिक्रमण शुरू होता है। इसलिए अभिव्यक्ति की आजादी असीमित नहीं हो सकती। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह बात एक बार फिर साफ कर दी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आज शाहीन बाग के विरोध प्रदर्शनों पर अपना फैसला सुनाया और कहा कि शाहीन बाग जैसी सार्वजनिक जगहों का घेराव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में अफसर खुद कार्रवाई करें, अदालतों के पीछे न छुपें। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी उस याचिका पर फैसला सुनाते हुए की जिसमें कहा गया था कि दिल्ली के शाहीन बाग में 3 महीने से ज्यादा वक्त तक सड़क रोककर प्रदर्शन हुआ। इससे लोगों को आने जाने में दिक्कत हुई, इसलिए सार्वजनिक जगहों पर प्रदर्शन करने पर रोक लगानी चाहिए। इसी पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि देश में धरना प्रदर्शन का शाहीन बाग मॉडल नहीं चलेगा। संघर्ष जिंदाबाद, NRC रद्द करो। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ वैसे तो पूरे देश में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन शाहीन बाग जैसा विरोध प्रदर्शन ना तो पहले कभी हुआ और ना भविष्य में कभी होगा। ये कई लोगों की भावनाएं हो सकती हैं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है जिसमें कहा गया है कि सार्वजनिक जगहों पर अनिश्चित काल तक प्रदर्शन नहीं हो सकता, चाहे वो शाहीन बाग हो या कोई और जगह।
सिर्फ निर्धारित जगहों पर ही प्रदर्शन की अनुमति होनी चाहिए, क्योंकि नागरिकों के आवागमन का अधिकार अनिश्चित काल तक रोका नहीं जा सकता। विरोध और आने जाने के अधिकार में संतुलन होना जरूरी है। नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने वालों की नजर में शाहीन बाग के प्रदर्शन ने नजीर पेश की थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने इस बात को नजरअंदाज किया था कि वहां पर 100 से ज्यादा दिन तक सड़क रोककर प्रदर्शन किया गया था। लोगों को आने जाने में परेशानी हुई थी। शाहीन बाग के दुकानदारों और व्यापारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी। मैं प्रोटेस्ट को सपोर्ट करता हूं, लेकिन रास्ता ब्लॉक करना इंडेफिनिट पीरियड के लिए जिसमें आम लोगों को तकलीफ हो, वो गलत था। सर नुकसान तो बहुत हुआ। उस टाइम पीक पे था, सेल थी हमारी अच्छी खासी, विंटर स्टॉक निकलता, कंपनी को प्रॉफिट अच्छा खासा होता। इतनी दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, पहली बात तो मैं इससे एग्री हूँ भी नहीं हूँ भी कि उनको उसी टाइम देना चाहिए एक्शन कि आपको समर्थन में बैठना है। उस वक्त कहाँ थे, सरकार हमारी कहाँ थी या कोर्ट हमारा कहाँ था। एक ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग के प्रदर्शन के मामले में किसी भी हस्तक्षेप की अर्जी पर सुनवाई करने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में केंद्र की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि लोग विरोध प्रदर्शन करने के पूर्ण अधिकार का दावा नहीं कर सकते। लोगों को शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार है, लेकिन सड़कों को बंद करके आम जनता को असुविधा नहीं पहुंचानी चाहिए। जब विरोध प्रदर्शन चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ वार्ताकारों को भी शाहीन बाग भेजा गया था, ताकि बातचीत के जरिए कुछ हल निकाला जा सके और कम से कम रोड को खुलवाया जा सके, लेकिन उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई पर राजी हुआ था। 21 सितंबर को आखिरी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसदीय लोकतंत्र में सभी को विरोध का हक है। विरोध के अधिकार को लेकर कोई यूनिवर्सल पॉलिसी नहीं हो सकती, इसमें केस टू केस बदलाव आते रहते हैं, लेकिन क्या लंबे समय तक सार्वजनिक जगह जाम की जा सकती है? और आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इसी सवाल का जवाब दे दिया। साथ ही ये भी कहा कि दिल्ली पुलिस और प्रशासन को रास्ता जाम कर रहे, प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाना चाहिए था, कोर्ट के आदेश का इंतजार नहीं करना चाहिए था। आज आरएएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स का स्थापना दिवस है। रैपिड एक्शन फोर्स केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का हिस्सा है और 90 के दशक में इसका गठन खास तौर पर दंगे और दंगे जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए किया गया था। ये जवान देश के अमन के पहरेदार हैं, नीली वर्दी वाले रखवाले हैं। आज हमने खास तौर पर इन जवानों से आपकी मुलाकात करवाने का इंतजाम किया। मेरी सहयोगी श्वेता सिंह की इस रिपोर्ट में आरएएफ का जोश, जुनून और समर्पण है। ये दहशत गर्दों के दिलों की दहशत है। सुनो सुनो सुनो, आपका मजमा खिलाफ कानून करार दिया जाता है, आपको हुक्म दिया जाता है। ये देश के अमन के पहरेदार हैं। ये सीआरपीएफ की रैपिड एक्शन फोर्स है। रैपिड एक्शन फोर्स की जो भूमिका होती है, उसमें भले ही आप इनके हथियार और उनकी शक्ति देखकर ये सोचें कि बल का ये कितना प्रयोग कर सकते होंगे, लेकिन ये बड़ी अजीब सी चीज है कि इन्हें जो सिखाया जाता है, इनका जो प्रशिक्षण है, उसमें यह है कि किस तरीके से बिना बल प्रयोग किए आप किसी भी स्थिति को नियंत्रण में कर लेते हैं। दुश्मन पर गोली चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, पर सामने खड़े लोग अगर अपने देशवासी हों तो उकसावे के बावजूद ट्रिगर न दबाने का संयम ज्यादा हिम्मत मांगता है। जब आप लोग पब्लिक ऑर्डर के लिए और नियंत्रण के लिए जाते हैं, तो ये क्राउड साइकोलॉजी के बारे में सीखना कितना काम आता है? इनफैक्ट किसी भी जो भी प्रॉब्लम होती है, उसका अगर जेनेसिस को आप नहीं समझेंगे तो उसको कंट्रोल करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। मॉब किस टाइप की मॉब है, वॉलेटाइल मॉब है या पॉलिटिकल मॉब है या कम्युनल मॉब है, अगर मॉब के बारे में हमें ठीक से पता हो और उनके जो वहाँ के लीडर्स हैं उनके बारे में हमें आइडिया हो, उनके बारे में जानकारी हो, तो हम उसको आराम से इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनको उसी लेवल पे बात करके उनको इमीडिएटली उसको सुलझा सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। पिछले साल मेरठ में हुए सीएए विरोधी हिंसा में भीड़ ने सुरक्षा कर्मियों पर गोलियां चलाई थी, पर आरएएफ ने बगैर एक
गोली चलाए स्थिति को काबू में कर लिया था। इनका 2 सूत्री फलसफा है, जीरो फोर्स और तेज डिप्लॉयमेंट। तो सबसे बड़ा फोकस क्या होता है रैपिड एक्शन फोर्स का, किसी भी स्थिति को जब नियंत्रण में करने वो पहुंचते हैं? हमारा मेन मकसद ये रहता है कि कम से कम फोर्स का इस्तेमाल करते हुए, नॉन लेथल वेपन के साथ हम कम से कम डैमेज करते हुए दंगे को तुरंत नियंत्रण कर सके। ये एक मेन एम रहता है हमारा। और उसमें जवानों का भी ये रहता है कि जवानों को भी कोई नुकसान ना हो और पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई नुकसान ना हो, और साथ में जो दंगाई है वो भी बच के ना जा पाए, उनको किसी भी तरीके से हम अरेस्ट कर पाए या उनको तितर-बितर कर पाए। जिस तरह की इनकी डिप्लॉयमेंट होती है उसमें सबसे अहम चीज होती है समय, वक्त। यानी डिप्लॉयमेंट के लिए कितने कम समय का इस्तेमाल हो रहा है। रैपिड एक्शन फोर्स अपने आप को इस बात को लेकर इसमें गर्व महसूस करती है कि इनके डिप्लॉयमेंट का समय 0 है, यानी जल्दी से जल्दी। आरएएफ का गठन 90 के दशक में हुआ था, जब देश में अशांत माहौल के कारण ऐसी फोर्स की दरकार थी। आज इनका प्रोफेशनलिज्म आसमान छूता है। ये है मल्टी सेल लॉन्चर, इसे एमएसएल कहते हैं। इसमें एक बार में ही 6 सेलों को भरकर हम फायर 1 बाय 1 कर सकते हैं। इससे हमारे समय की बचत होती है, ताकि अगर गैस गन में हम एक ही बार में एक ही हम सेल फायर कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक बार में 6 सेल फायर करके 1 बाय 1 बिना समय को नष्ट किए हम सेलों को फायर कर सकते हैं। ज्यादा क्राउड जहां पर हो और आपको जल्दी से जल्दी जहां एक्शन। ये सर, उसके बाद नेक्स्ट वेपन हमारा आता है पंप एक्शन गन। इसमें भी जो 12 बोर मुनिशन होता है, राउंड होता है, वो राउंड में फायर किया जाता है। इसको पूरा नाम पंप एक्शन गन है। ये भी हमारा नॉन लेथल वेपन की श्रेणी में आता है। इसे एंटी राइट गन कहते हैं। इसमें हम जो प्लास्टिक पैलेट होते हैं उसको हम फायर करते हैं। क्राउड अगर हमसे कुछ दूरी पर है तो इसमें हम जो प्लास्टिक पैलेट होती है वो टुकड़ों में इसमें कंबाइन करके फायर करते हैं और नॉन लीथल वेपन द्वारा हम उसको फायर करते हैं। अधिकतर मतलब नॉन लीथल वेपन्स का ही लीथल वेपन है हमारे पास। एक ये लीथल वेपन की श्रेणी में आता है, ये इंसास है, लेकिन इसका राउंड भी हम उसी स्थिति में फायर करते हैं कि मजमे को कम से कम हानि हो। बेसिकली कमर या घुटनों से नीचे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यूनाइटेड नेशंस की ओर से शांति बहाली के लिए दुनिया के बाकी देशों में भी ये तैनात किए गए हैं। 1995 में हाइती, 2000 में कोसोवो और 2007 में लीबिया गए। अब दुनिया के बाकी देश भी यहां ट्रेनिंग के लिए आते हैं। समय के साथ इनके हाथों को और मजबूत किया गया है। सीआरपीएफ सदा जय! सीआरपीएफ सदा जय! शॉक बैटन है हमारा, जो कि करंट को उत्पन्न करता है। अच्छा, यानी इससे करंट लग सकता है। ये दिखाएंगे स्विच इसका? हाँ बिल्कुल, यहाँ देखिए इसमें नीचे स्विच लगा हुआ है। इसमें 12 वोल्ट की बैटरी इस्तेमाल होती है और इसमें करंट उत्पन्न होता है। हाँ, यहाँ जो ये 2 नोब दिखाई दे रही है, यहाँ से करंट इसमें उत्पन्न होता है। डाई मार्कर ग्रेनेड। डाई मार्कर ग्रेनेड को आप स्पेशली मैम जब देखेंगी तो इसकी खास बात यह है कि जब दंगाइयों को नियंत्रित करने के लिए हमारा बल उनके नजदीक होता है, वैसी स्थिति में एक और उनको हम नियंत्रित तो कर लेते हैं, बट कानूनी सिस्टम में लाने के लिए उनकी पहचान करना मुश्किल होता है। उन्हीं हालातों के मद्देनजर इस डाई मार्कर ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें न मिटने वाली इंक होती है। इसके माध्यम से जो भी दंगाई या उत्पाती के ऊपर ये इंक गिरती है तो लगभग 48 घंटे तक इस इंक के निशान उसके ऊपर बने। तो ये नहीं कह सकता मैं उस जगह पर नहीं था। जी मैम, दूर से दंगाइयों को नियंत्रित करने के लिए मैम हमारे पास विभिन्न किस्म के शेल्स हैं। जिस शेल्स में अगर हम बात करें तो हमारे पास लॉन्ग रेंज शेल्स अवेलेबल है। इस लॉन्ग रेंज शेल्स को हमारे अपने ट्रूप्स लगभग 135 मीटर दूर से ही इस्तेमाल करके उनके भीतर से निकलते हैं रैपिड एक्शन फोर्स के ये जवान। सीआरपीएफ की जितनी विस्तृत जिम्मेदारियां हैं उसमें आतंकवाद से भी लड़ना है, नक्सलवाद से भी लड़ना है, लेकिन जब रैपिड एक्शन फोर्स निकलती है, यानी सीआरपीएफ के उन्हीं लोगों में से जब ये जवान निकलते हैं तो इन्हें मालूम है कि इनके सामने जो है वो दुश्मन नहीं है। इनका सिर्फ एक मकसद है, शांति, और उस मकसद के लिए ये अपने पूरे प्रशिक्षण का प्रयोग करते हैं। यानी किसी भी तरह के आघात के लिए खुद पर ये तैयार रहते हैं, लेकिन देश के साथ विश्वासघात न हो सके। बस कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, मेरठ, आज तक। और अब एक खबर जिसमें राष्ट्र का दर्द है और राष्ट्रीय स्वाभिमान भी। कश्मीर में आतंकी हमले के दौरान देश के लिए अपने प्राण देने वाले सीआरपीएफ के अमर बलिदानी धीरेन्द्र त्रिपाठी को उनके गांव में अंतिम विदाई दी गई। उस वीर के लिए हैं जिसने वतन के स्वाभिमान के लिए जान की बाजी लगाई है।
जिसके शौर्य के आगे, जिसके पराक्रम के चलते, जिसकी निडरता ने देश के दुश्मनों की एक और साजिश को नाकाम कर दिया। सीआरपीएफ के अमर बलिदानी धीरेन्द्र त्रिपाठी का पार्थिव शरीर मध्य प्रदेश के सतना में उनके गांव पुड़िया पहुंचा था। हर आंख नम थी, हर दिल भरा हुआ था। सोचिए उस मां का हाल क्या हुआ होगा जिसका आंचल सूना हुआ है। राज्य के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से लिपटकर बलिदानी धीरेन्द्र की मां कुछ यूं रोई मानो अपनी सुध-बुध खो चुकी हों। मां को शिवराज ने ढांढस बंधाया, उनके दर्द को समझा, उस गर्व को भी महसूस किया जो धीरेन्द्र की वजह से देश को हासिल हुआ है। सोमवार को कश्मीर में आतंकवादियों ने हमला किया था। धीरेन्द्र सीआरपीएफ की 110वीं बटालियन में पैम्पोर के कांधीजल ब्रिज पर रोड ओपनिंग ड्यूटी पर तैनात थे। हमले को नाकाम करने में धीरेन्द्र समेत 2 जवानों ने अपनी जान गंवाई। और इसी के साथ हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।